नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज हम फिर बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि एनडीए के खिलाफ बना महागठबंधन दलितों, महादलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे में से 5% की कटौती करके किसी संप्रदाय विशेष को देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फौरन उसका जवाब दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी के इस बयान को नकारा जा सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये सांप्रदायिक स्तर पर वोट के ध्रुवीकरण की आखिरी कोशिश है। जाहिर है बिहार चुनाव में आरक्षण एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। खासकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा को लेकर दिए गए बयान के बाद। याद होगा आपको, कुछ दिनों पहले ये बयान आया था उनका। अब सवाल यह है कि जो चुनाव विकास के मुद्दे पर होना था, एक बेहतर बिहार के निर्माण के मुद्दे पर होना था, वो एक ऐसे मुद्दे पर आकर क्यों अटक गया लगता है जिस पर कई दशकों से बहस हो ही रही है। क्या वाकई ये चुनाव अब विकासवाद पर न होकर जातिवाद पर हो रहा है? और अब तक जो चुनाव हुआ है बिहार में, जाहिर है 3 फेज़ का चुनाव अभी भी बाकी है। वहाँ पर कहाँ तक का सफ़र तय किया है बिहार ने? ये सब कुछ जानने समझने की हम कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ 2 मेहमान जो हैं बिहार से, पटना से मौजूद हैं और 3 मेहमान दिल्ली में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से जेडीयू के, वो पटना में मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान पटना से मेरे साथ डॉक्टर शकील हैं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय गोयल जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, दिल्ली से मौजूद हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये। और साथ ही मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय कुमार जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एलजेपी के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय गोयल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि आखिर जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसके मायने क्या हैं? उसको अलग अलग तरीके से डीकोड करने की कोशिश की जा रही है। आप बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, वो क्या कहना चाहते थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है और उसके अंदर बात नहीं है। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा से इसी बात को ध्यान दिया है कि जो आरक्षण है वो धर्म के नाम पर भी हो, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि धर्म के नाम के ऊपर हो। तो जाहिर तौर पर बड़ी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये जो आरक्षण है ये 50% से ऊपर नहीं हो सकता था। तो फिर जो करने वाले हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, इस तरह की जो पार्टियां हैं, वे ये चाहती हैं कि कुछ दलितों का आरक्षण जो है वो दूसरी को तरफ चला जाए। लेकिन विजय गोयल जी, क्या चुनाव के दौरान ऐसा कोई बयान आया जिसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ये जवाब दिया गया? संप्रदाय विशेष का उन्होंने नाम भी नहीं लिया, तो ये साजिश का पता आखिर चला कैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि साजिश की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। और पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले इस तरह की बातें उठती रही हैं कि एक विशेष वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए। जी, आपके सहयोगी दल जो हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ मैं। अजय कुमार जी, ये बताइए कि फिलहाल विजय जी तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है वो हमारे सामने है, जो भी कुछ कहा गया है, नाम हालांकि उन्होंने भी नहीं लिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई बिहार में कम से कम राज्य के स्तर पर, या आप ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई साजिश है कि बहुत पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़ों की बात हो रही है, पिछड़ों की और दलितों की बात हो रही है, हालांकि जिस समुदाय विशेष का जिक्र हो रहा है वो भी काफ़ी पिछड़े हैं, तो क्या 2 पिछड़े एक दूसरे के आमने सामने हैं? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, वो इंजीनियर हैं पेशे से, मुख्यमंत्री बनने से और राजनीति में आने से। तो बिहार ने यह देख लिया कि इंजीनियर का जो टूल है, जो यंत्र है, वो फेल हो चुका है। सुशासन का मंत्र भी बिहार में चला नहीं, और जो डेवलपमेंट की राजनीति जिसकी बात करते थे, वो इंक्लूसिव ग्रोथ के आधार पर और एक्सक्लूसिव ग्रोथ के आधार पर वो भाजपा का विरोध करते थे, एनडीए का विरोध करते थे। वो इंक्लूसिव ग्रोथ कहाँ गया? नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं। हाँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। पासवान को दलित से हटा करके रिजर्वेशन के कोटा से हटाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। दलितों को बांटने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। और आज स्वर्ण आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? उन्होंने अभी चुनाव से पूर्व बिहार में सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात की थी। भूमि आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? भूमि सुधार कानून कहाँ लागू किया उन्होंने? जब पहली बार वो सत्ता में आए थे तो कहते मैं 5 साल में बिहार को बिजली नहीं दे सकता। अब तो आपको 15 साल हो गए मान्यवर,
अब तो आप बिजली की व्यवस्था करें। अब आप कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। नहीं तो पहले हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, फिर हम बात करेंगे विकास के मुद्दे की। पहले इस पर साफ तौर से काम लेना चाहिए। उनकी क्या आपको लगता है वो एक लॉलीपॉप है, एक कार्ड है कि झारखंड का जब निर्माण हुआ हमारे यहाँ कुछ कोटा जो एसटी का है वो बच गया है, वो उसको कभी स्वर्ण को देने की बात करते हैं, कभी वो किसी और समुदाय विशेष को देने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस MY समीकरण पे जिस मुस्लिम अल्पसंख्यक की हितैषी होने की वो बात कर रहे हैं, इस चरण में सिवान जैसे जिले में जहां मुस्लिम डोमिनेट पॉपुलेशन है, इस पूरे बिहार के 243 सीटों में वो खुद मानते हैं कि मुसलमानों की संख्या बिहार में 20% है। कितने टिकट दिए आपने मुसलमानों को? पहले आप अपने पार्टी के अंदर महागठबंधन डेमोक्रेसी तो नहीं, अजय जी, जहां तक मुझे याद है महागठबंधन ने तो वोट जो जितनी सीटें दी हैं सब जो उनकी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के साथ। बताइए मुझे अल्पसंख्यकों को कितनी सीट दी? 17% बताया गया है कि उतनी सीटें दी। पूछिए उनके प्रवक्ता यहाँ से, मुझे सीट बता दीजिए कितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, क्या मुसलमान हितैषी, क्या अल्पसंख्यक हितैषी, क्या दलित हितैषी, क्या स्वर्ण हितैषी, ये किसी के हितैषी नहीं है। केसी त्यागी जी, ये बताइए कि क्यों ये मुद्दा उठ रहा है, अब क्यों साजिश कर रही है महागठबंधन, खासकर तीनों पार्टियों का जिक्र हो रहा है, जबकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने भी इस बात को रूल आउट कर दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तो हमने कहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की है? श्री नरेंद्र मोदी चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने दादरी में प्रयास किया, उन्होंने रांची में प्रयास किया, 3 दिन से हजारीबाग में कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ प्रयास किया, आज केरला हाउस में प्रयास किया। उनका निरंतर कोशिश ये है कि जैसे पोस्ट गोधरा वायलेंस के बाद, जैसे मुजफ्फरनगर की हिंसा के बाद वोटों के अंबार लग गए, वोट बैंक बन गया, इस तरह का बिहार में क्यों नहीं बन पाया? जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं, उनको हम पूरा करना चाहते हैं। हमने तो अलग से आरक्षण की बात नहीं की। कौन कह रहे हैं कि हम आरक्षण मांग करें? नरेंद्र मोदी खुद ही मांग कर रहे हैं आरक्षण की, हमने तो कहीं मांग नहीं की। कल उन्होंने नया शगुफा चुनाव में छोड़ा है, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाएं, वो हमारे नेता का किसी का बयान दिखाएं। वो जबरदस्ती अगर जो नहीं हो रहा है तो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होना चाहिए, और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो 3/4 का बहुमत जो है वो महागठबंधन के साथ दिख रहा है। इसलिए परेशानी है, इसलिए तकलीफ है। नहीं, यहाँ पर अजय कुमार जी भी ये कह रहे हैं फिलहाल कि कहीं ना कहीं जो है वो दलितों के भी आरक्षण को छीनने की एक साजिश हो रही है, उनको भी बांटने की एक साजिश हो रही है। वो ये भी आरोप यहाँ पे भी लगा रहे हैं। नहीं, अजय कुमार जी, अजय जी ने आके उसको वापस मैं माफी चाहूंगा अजय कुमार जी किस पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी। पार्टी से हैं? लोक जनशक्ति पार्टी। तो कहां आरक्षण समाप्त किया? लोक जनशक्ति पार्टी और हम तो 40 साल से साथ थे। सिर्फ दलितों और महादलितों के बीच में कैटेगरी की है। पासवान लोगों का कहां हम लोगों ने पासवानों को दलित की श्रेणी से किसने निकालने का काम किया था? माननीय नीतीश जी का काम ये था या नहीं, जिस ऑर्डर को आकर मांझी जी ने वापस रीस्टेट किया? ये काम किसका था? मान्यवर करने दीजिए उनको। सुन लीजिए, हमने रामविलास पासवान जी ने कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 बनाया था। तो क्या कर्पूरी जी ने पिछड़ों को बांट दिया था क्या? आप ऐसा मानते हैं? तो बहस को आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं। और जो महादलित थे उस त्यागी जी, बहस को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन फिलहाल ये जवाब जरूर ले लेती हूँ। और जो नॉन पासवान, जी हाँ, विजय गोयल जी, ये बताइए केसी त्यागी जो जवाब दे रहे हैं, बहुत वैलिड सवाल है उनका कि जिसके लिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अपनी जान लगा देंगे, इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप 5% जो है अलग से रखने की कोशिश करेंगे, इस लिहाज से तो 20% हो जाता है लगभग आरक्षण। आखिर ये किस बयान का जवाब है? क्या ये यूपीए के दौर में जो एक बार बात चली थी, बहस चली थी, उस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस गठबंधन की जो पहले ही हार चुका है, जिसके बाद आप चुनाव जीतकर आप सत्ता में हैं? किस आखिर बयान की बात हो रही है? जवाब किस बात का है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बात को जी, ये जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि कौन सा बयान है, ये पार्टी के जितने भी नेता हैं ये अपने तरीकों से जिस तरह से मैसेज भेजते रहे हैं। पहले भी आंध्रा में किसकी सरकार थी जब ये बात चल रही थी कि ये दे दिया जाए एक विशेष वर्ग को
आरक्षण दे दिया जाए। वो कौन सी पार्टी की सरकार थी, किन पार्टी बयान तो उसके बाद आ चुका है। से इन लोगों के गठबंधन रहे ना रहे, ऐसे आपको कम से कम 20 छोटे बड़े स्टेटमेंट मिल जाएंगे। उसकी डिटेल में नहीं है। बात ये करें कि जो त्यागी जी कह रहे हैं, दादरी की बात कर रहे हैं, भाई दादरी कांड जो हुआ वहां उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी क्या, या जो उस इशू को उठा रहे हैं वो इशू को हम उठा रहे हैं क्या, या कम्युनलाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि या ये लोग कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इसलिए वहां पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो जवाब देगी, किंतु उसको इशू बनाकर जो लोग पेश करना चाहते हैं और जिन कारणों से पेश किए जा करना चाहते हैं उनको सिलसिलेवार आप बयान निकालकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इस चुनाव को सांप्रदायिकता का रंग कौन दे रहे हैं। दूसरी बात है, बिहार के अंदर जो जाति पाति के ऊपर चुनाव की बात हो रही है, वो क्या सब लोग नहीं जानते कि कौन पार्टी, कौन नेता, किन के साथ गठबंधन किए गए हैं ताकि धर्म और जाति के ऊपर ये चुनाव हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात को जानते हैं, वो कहते हैं विकास के मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए, और पिछले दिनों के अंदर बिहार के अंदर इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ, और जिनके राज्यों के अंदर जंगल राज बन गया था उनके साथ इन लोगों ने हाथ मिला लिए। चर्चा उसकी होनी चाहिए कि बिहार के अंदर विकास कैसे होगा। और पिछले दिनों के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लीजिए, आप किसानों की समस्या देख लीजिए, आप अस्पतालों की समस्या देख लीजिए, आप हर वर्ग के अंदर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के लोग बाहर जाने पर जो मजबूर किए गए वो इसलिए किए गए, जब तक ये शासन जो था बीजेपी के साथ मिलकर चल रहा था तब से कि उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े मेरे पास नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन विजय गोयल जी क्या है, विजय गोयल जी, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जातिवाद में बीजेपी का विश्वास नहीं है, विकासवाद की राजनीति करना चाहती है। तो अमित शाह पार्टी अध्यक्ष ये क्यों कहते पाए जाते हैं कि पिछड़ों के और महापिछड़ों के जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके मुद्दे हैं, उनको प्रधानमंत्री अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि वो उन्हीं जाति से आते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, ये तो उनके जन्म के साथ जुड़ी हुई है, ये कोई नई बात है क्या? और एक व्यक्ति अगर चाय बेचने वाला है, एक व्यक्ति अगर ओबीसी से आता है, और अगर ये बात होती है कि भाई हम उनके समस्याओं को ज़्यादा अच्छा तरह से समझते हैं, बशर्ते कि वो लोग जो कि समझते नहीं हो, जो धनाढ्य लोग हों, जो दूसरे लोग हों, तो इसमें गलत बात क्या है जी? इसमें ये तो है नहीं कि वो उस वर्ग से नहीं आते हों और तब ये कह दिया गया हो कि उस वर्ग से वो आते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट किया कि इसका हमारे कहने या ना कहने से ये है, ये तो हकीकत है। जो हकीकत है वो सबके सामने जो रखी जा रही है, और जाहिर तौर के ऊपर जितना काम और जितना विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश के अंदर हो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे पहले तो नहीं देखा। मैंने भी एक प्रधानमंत्री जी के साथ काम किया है, अब ये दूसरे प्रधानमंत्री, और मैं समझता हूं कि इस समय 24 आवर्स 24x7 जो काम कर रहे हैं, त्यागी जी हंसने की बात नहीं है, ये वास्तविकता आपको भी पता है कि एक प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर विकास का एजेंडा कर रहा है, और उनके पास जितनी भी स्कीम है वो सारी गरीब वर्गों के लिए स्कीम है। जो बिहार अब तक खराब था, मैं समझता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज उसमें होगा तो आप देखेंगे कि विकास बिहार के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, मैं चाहती हूँ कि राजनीति से बाहर निकले ये बात, और जो असली मुद्दा है आज बहस का उसको थोड़ा सा उभारें कि आखिर बिहार में आरक्षण आज भी क्यों इतना बड़ा मुद्दा है। संविधान में इसका प्रोविजन है, सरकारों को इसको लागू करना है, तो क्यों आरक्षण बार बार मुद्दा बन के हमारे सामने आ जाता है? और खासकर उर्मिलेश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अमित शाह का जो बयान है कि प्रधानमंत्री इसको अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि वो उस समुदाय से आते हैं, इसमें जातिवाद की कोई भावना नहीं है? और दूसरी बात कि जिस तरह से जो साजिश की बात कही गई है कि अलग अलग जो है वो 5% निकाल के और एक समुदाय विशेष को दी जाने की कोशिश की जा रही है, क्या गठबंधन ऐसी कोशिश कर रहा है, लालू नीतीश गठबंधन? देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है भारत में वो बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा पद है। वो हमारे देश के मुख्य कार्यकारी शक्ति है, ये मैं बहुत सम्मान करता हूँ इस पद का। लेकिन बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन, जो प्रचार का जो स्तर है, वो जिस तरह शुरू में था कि विकास को एजेंडा बनाना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो छलक करके नीचे गिरा है, और बहुत नीचे गिरा है। जैसे कोई चीज़ समंदर की तलहटी में चली जाए, अचानक आप जहाज़ पे जा रहे हों और जहाज़ से कोई चीज़, सिक्का निकल गए और एकदम तलहटी में जा गया। ये विकास का जो मुद्दा था वो बिल्कुल तलहटी में चला गया। और इसके बाद जो आया वो कि भाई हमारी ये बिरादरी है, अरे भाई हम तो, आप तो जो पार्टी है वो तो हिंदुत्व में यकीन करने वाली पार्टी रही है, कभी मानती नहीं रही कि जात पात है, वो तो मानते हैं कि हिंदू सबको बनाना है। लेकिन आपको बार बार जाति बतानी पड़ रही है, न जाने क्यों। ये जाति बताने वाली बात
यह जो राजनीति में कहीं से भी कोई विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता का कोई स्तर होना चाहिए, एक शालीनता होनी चाहिए, वह भी लैक कर रही है। तो मुझे लगता है ये एक स्तर वो तो नहीं है जिसकी बात शुरू की गई थी कि हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो ये है। अब रही बात रिजर्वेशन की, देखिए जहाँ तक मैं जर्नलिस्ट बनने से पहले, हम जब छात्र थे तब से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़िए, वो तो उस समय थी नहीं, जनसंघ थी हमारे ज़माने में, बहुत जब हम बच्चे थे तो, लेकिन संघ परिवार शुरू से था। और जनसंघ का जब विलय हुआ, जब जेपी मूवमेंट हुआ और उसके बाद जनता पार्टी बनी, उसमें सब लोग चले गए। बाद में जब स्प्लिट हुई तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो एक कंसिस्टेंट पोजीशन शुरू में भी रही, वो ऑफिशियली रही कि नहीं, डॉक्यूमेंट में रही कि नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हमने वो दौर देखा है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दौर में उनके खिलाफ मुंगेरी लाल कमीशन की रोशनी में जब उन्होंने पहली दफा आरक्षण फार्मूला लाया तो सबसे उग्र विरोध उन लोगों ने किया था जो संघ परिवार से प्रेरित जनसंघ के लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे। सिंडिकेट, कांग्रेस सिंडिकेट के लोगों से मिलकर उन्हीं लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया, उनकी सरकार गिराई और अंततः उनके खिलाफ पटना की सड़कों पर, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जिस तरह की गालियां दी गई, वो गालियां मुंह से निकाली नहीं जा सकती हैं, न प्रिंट की जा सकती हैं। और अल्टीमेटली सरकार गिर गई। और मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं, वो सरकार गिरा दी गई और उनके बदले एक दूसरी सरकार लाई गई, जिस सरकार में सिंडिकेट के लोग और ये तमाम और जो दलबंदियां थी वो थी। मूल मुद्दा आरक्षण था। क्यों? क्योंकि आरक्षण के विरोध में वो लोग थे। जब वीपी सिंह के समय आरक्षण आया तो सबसे पहला जुलूस जो निकला था पटना की सड़कों पर, वो वीरचंद पटेल पथ पर निकला था। और वो एक ऐसे बंगले से निकला था जहां उसी तरह के दल का एक बहुत बड़ा नेता रहता था। अभी एक विधायक जो उसका नेतृत्व कर रहे थे उस दौर में, छात्र नेता उस दौर के थे, वो बीजेपी के अभी हाल तक विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिला, अब वो दूसरी पार्टी की तरफ झांक रहे हैं, उन्होंने नेतृत्व किया था। तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण विरोध की जो राजनीति इस पार्टी की रही है, और वो मजबूर हो गई है। हिस्टोरिसिटी देखिए, ऐतिहासिकता देखिए भारत की राजनीति की, कि एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ ये जातिवाद, जिसको आप कहते थे बहुत गंदी चीज है, भारत में जाति तो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व होना चाहिए। आप वही कर रहे हैं और वही नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण भी आप चाहते हैं, और तीसरी बात जान लगा देंगे। आरक्षण कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षणवादी ठीक नहीं है, हम आरक्षणवादी ठीक हैं क्योंकि ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। भले आप मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है मुसलमानों को ये अज्ञान है, और मैं कहता हूं कि अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी भारत में मुसलमानों के पसमानदा तबके को आरक्षण प्राप्त है, और ये पूरे देश में है। मंडल अनुशंसा पे है, मुंगेरी लाल कमीशन के उमेश जी, मैं विजय जी से जवाब लेती हूं आपकी बात का। ये कंफ्यूजन है। डॉक्टर शकील भी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, डॉक्टर शकील भी मौजूद है, उनको भी बहस में मैं शामिल करूंगी। बस एक छोटा सा जवाब लेती हूँ विजय गोयल जी से। विजय गोयल जी, आप उमेश जी की बातों का संक्षेप में जवाब तो दीजिए। साथ में लालू यादव ये भी कह रहे हैं कि जो गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट लिखी थी और उसमें जिस तरह से आरक्षण का विरोध था या जातीय जिस तरह की बातें कही गई थी, उस पर क्या अभी राय है बीजेपी की, क्या उस पर अभी कायम है? नहीं, ये उमरेश जी जो आप बता रहे हैं, पत्रकार हैं, और उनका पूरा जो बातचीत है वो सारी ऐसी है जैसे कि मान लो किसी पार्टी के वो प्रवक्ता हो। आप कई बार मुझे कह चुके हैं। जैसे उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सब, नहीं कोई बात, वो जब भी आप कहेंगे तो हम कहेंगे ना। नहीं, आपकी जो भी आलोचना करे वो किसी पार्टी का प्रवक्ता हो जाएगा। या मैंने कितना शांति से सुना, और आपके अंदर सहिष्णुता इतनी नहीं है कि दूसरे को सुन सके। मैं भी चाहता तो आपको बीच में टोक सकता था, क्योंकि आप सारी बातें गलत स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आज आरक्षण के विरोध में है? मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है? आपके संघ परिवार की पूरी बुनियाद आरक्षण विरोध की है। अगर चाहें तो आदरणीय गुरु गोलवलकर को पढ़ लीजिए। आप इसका मतलब है जवाब नहीं दे पा रहे, आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं संघ परिवार आरक्षण विरोधी था। आपके अनेक प्रवक्ता जो संघ परिवार के प्रवक्ता आज बने हुए हैं, वो दिल्ली में आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता थे। मैं तो कह रहा हूं कि ऐतिहासिक रूप से आप मजबूर हो गए हैं कि आज आप आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। चलिए विजय जी, अपनी बात पूरी करिए। है की बात हो रही है। उमेश जी, मेरी बात समझिए बात को जी। आप पत्रकार बनकर बैठे हैं यहाँ, ईमानदारी से मेरी बात को जवाब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं 30 साल से पत्रकार हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, आप सुनते ही नहीं। अब आप सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपसे सीधा प्रश्न किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या आज आरक्षण की विरोधी है?
बहुत दो टूक सवाल है। मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे शब्दों पर नहीं जा रहे हैं विजय जी। आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पत्रकारिता की। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी आज ऐतिहासिक रूप से विवश है, मजबूर है कि आप आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप आरक्षण का विरोध करके भारत में नहीं राजनीति कर सकते। ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। आप बुनियादी तौर पर आरक्षण विरोधी रहे हैं, लेकिन आज आप मजबूर हैं। विजय जी माफ कीजिएगा, मैं वापस आने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर शकील मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि जो बिहार का वोटर है वो आखिर इसको किस तरह से देख सकता है। आरक्षण के विरोध माफ कीजिएगा विजय जी, मुझे माफ कीजिएगा। डॉक्टर शकील ये बताइए कि यहाँ पर काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है। हम जानते हैं आरक्षण पर जब भी बात होती है बहस जरूर गर्मा गर्म होती है। किस तरह से बिहार का वोटर इसको ले रहा है? पीएम मोदी के इस बयान को कि एक समुदाय विशेष को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है? क्यों आरक्षण इतना गर्म मुद्दा है अभी भी बिहार में? देखिए, हम अपनी बात एक शेर से शुरू कर रहे हैं आरफा, के वो बात जिसका जिक्र सारे फसाने में न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। ये हम इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों ने इस चुनाव में कभी भी अपने लिए आरक्षण की मांग नहीं की। किसी राजनीतिक दल ने, चाहे वो किसी गठबंधन से हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, किसी ने आरक्षण की बात मुसलमानों के लिए कही नहीं। तो फिर ये आरक्षण की बात प्रधानमंत्री के मुंह में कहां से और किस बिना पर आई, उनका कोई इंटेलिजेंस इनपुट है या क्या है, ये नहीं पता है। लेकिन ये यकीनी तौर पर एक कोशिश है कॉमनल लाइन पर वोट्स को पोलराइज करने की। एक पिछड़ा हुआ तबका, जिसको कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन, सबों ने माना कि मुसलमान उतने ही पिछड़े हुए हैं इस मुल्क में जितने के दलित हैं, तो एक पिछड़े हुए तबके को समाज के दूसरे पिछड़े हुए तबके के खिलाफ खड़ा करके कॉमनल पोलराइजेशन करना, ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। और इस तरह की चीजें शायद ऐसा लगता है कि चुनाव में अब थोड़ी हताशा के शिकार हो रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तकरीर का हवाला दिया जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी। वो बहस हुई थी कि लेजिस्लेचर में मुसलमानों का रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं, और उसके लिए एक 7 मेंबर कमेटी बनी थी जिसमें अबुल कलाम आजाद, तजम्मुल हुसैन, बेगम रसूल वगैरह थी। और उस कमेटी में 7 में से 5 लोगों ने कहा था कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए सीटों का। वो मामला लेजिस्लेटिव की असेंबली में सीटों के रिजर्वेशन का था। लेकिन रंगनाथ कमीशन आज ये कहता है कि नौकरियों में, पढ़ाइयों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, तो उस पर बहस की जा सकती है। इसी का हो सकता है। विजय गोयल कह रहे हैं कि इसी का जवाब दे रहे होंगे प्रधानमंत्री। कॉमनल पोलराइजेशन की कोशिश है। जी हाँ, कि अलग अलग मौकों पे ये बातें आती रहती हैं इन पार्टियों की तरफ से। जो गठबंधन में फिलहाल 3 पार्टियां शामिल हैं, उसका जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो क्या हर्ज है? नहीं, तो ये बातें तो अभी तक हम लोगों ने सुनी नहीं। कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में कोशिश की थी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस फैसले को खारिज कर दिया। उसके बाद से फिर कहीं कोई कोशिश हुई नहीं। बिहार में तो अभी तक ये कोशिश हुई नहीं है। अब ये है कि रिजर्वेशन एक ऐसा लॉलीपॉप है जो सब एक दूसरे के लिए थमाना चाहते हैं। कोई पिछड़ी जाति को दे रहा है, कोई दलित में महादलित को दे रहा है, कोई अब अपर कास्ट का कमीशन बना रहा है। तो ये सारी जो कोशिशें हैं रिजर्वेशन के माध्यम से चुनाव के जीतने की, ये कोशिशें रिजर्वेशन के माध्यम से उस पिछड़े समुदाय को मजबूत करने की कोशिशें नहीं है। ये चुनाव में वोट बटरने की कोशिशें हैं। चलिए शकील साहब, समय मेरे पास एकदम खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा। 2 आखिरी टिप्पणियां लेना चाहती हूँ दोनों नेताओं से। विजय जी, क्या ये 2 कमजोर समुदायों को आपस में खड़ा करने की एक कोशिश है एक दूसरे के खिलाफ? बहुत संक्षेप में देखिए, संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सीधी सी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि ये जो महागठबंधन बना है, ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है। अभी से नहीं कर रहा, शुरू से कर रहा है। उसी के लिए स्टेटमेंट दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये बात जबरदस्ती ला दी गई कि मानो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं चाहती है,
तो जाहिर तौर के ऊपर एक भ्रम फैलाया गया। तो वो लोग आरक्षण की राजनीति करना चाहते थे, हम लोग नहीं आरक्षण की राजनीति करना चाहते थे, पर बड़े पैमाने में फैलाया गया, जिसका जवाब मैंने साफ तौर से पूछा तो कोई ये नहीं कह सका। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री ने भी, बीजेपी ने भी साफ तौर से यह स्पष्ट किया है कि पार्टी आरक्षण चाहती है, क्योंकि पार्टी जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो दूसरे वर्ग हैं, उनको उनका उत्थान देखना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि अभी जाति पाति और ये जो सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठना चाहिए इन पार्टियों को, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश। ठीक है त्यागी जी, विकास की बात क्यों नहीं करते, क्यों इतनी सांप्रदायिक राजनीति हो रही है? हमने तो विकास से शुरू किया था, बिहार के विकास को लेकर के। अगर भागवत जी का बयान नहीं आता कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और चूंकि वो संघ प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री स्वयं सेवक हैं, तो सारा जो पिछड़ा दलित था सब लोग डर गए कि जो संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण की मिली हुई है, जिसके जरिए थोड़ा बहुत विकास, बड़ा नहीं बहुत थोड़ा विकास, आज भी केंद्र सरकार के अंदर एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी सचिव स्तर का नहीं है। इतना तो इसका आरक्षण का फायदा हुआ, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हुआ है उसको संघ प्रमुख बर्बाद कर देंगे। जब ये बयान उनका आया तो हम आरक्षण की समर्थक पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी, तब हम लोगों ने श्री भागवत के उस वक्तव्य को डर करके हमने विरोध करना शुरू किया। कहीं स्वयंसेवक संघ प्रमुख की बात मान करके कोई समीक्षा की बैठक में उठा करके गरीब लोगों के इस अधिकार को समाप्त ना कर। जी ठीक है, 10 सेकंड। और देखिए एक बड़ी बात जो विजय जी कह रहे थे, मैं उनकी बात में ऐड करना चाहता हूं कि देखिए भारत में आरक्षण जो है धार्मिक आधार पर संभव नहीं है जब तक संविधान में आप संशोधन नहीं करते। इसलिए जो सरकारें आंध्र में हो या कर्नाटक में जो भी इन्होंने किया वो संवैधानिक नहीं था, और कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। जी और दूसरी बात की साफ तौर पे है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, इवन सवर्ण समाज को भी नहीं दिया जा सकता है आर्थिक आधार पर। और अंत में बिल्कुल ये बात है कि मुसलमानों का जो पसमादा तबका है उसको आरक्षण उपलब्ध है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका। और लगातार ये भी बात होती रही है कि जो दलित तबका है मुसलमानों का, उनको भी शामिल किया जाए, उनको भी आरक्षण दिया जाए, इस पर भी लगातार जरूर बहस होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो फिलहाल समय अभी के लिए इतना ही है, नमस्कार।